वेलकम टू माय क्लास। तो करते हैं शुरू चैप्टर 9 सॉइल के साथ। आज की क्लास में हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे और सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है ये डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्लांट्स उनमें उगते हैं, आज हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पर आप हैरान होंगे ये सोच के, मेरा पहला सवाल सॉइल से रिलेटेड क्यों नहीं है। माय क्वेश्चन इज वेयर डू प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है, तो खाने का सॉइल से क्या लेना देना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम कभी सोचते नहीं है। हम फूड के बारे में इतनी बातें करते हैं, लेकिन फूड कहाँ से आता है, हमारा जवाब होगा मार्केट से। बट जब हम खाना बनाते हैं, उसकी सारी प्रोसेसिंग का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो सॉइल होता है। इसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। सॉइल को बहुत वक्त लगता है प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम उसको पूरी तरह से तैयार कर सके कि वो हमें हेल्दी फूड उसमें ग्रो करके दे, जो हमारे टेबल्स पे सर्व होता है, जो मार्केट की रिटेलर्स पे हम इजीली जाकर ले सकते हैं। बट उसके लिए सारी मेहनत की जो शुरुआत है वो सॉइल से होती है। तो जितना अच्छा हम सॉइल को बनाएंगे, रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, न्यूट्रिशनल रिच रखेंगे, उतना ही हमारा खाना उस क्वालिटी का होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए सॉइल के बारे में कि ये फोटोसिंथेसिस होती है, जब फूड बनता है सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इज रिलीज। इन सब स्टेप्स के बाद जो सॉइल है वो हमारे फूड में ये सारा न्यूट्रिशन जो है ट्रांसपोर्ट करती है, जिसको हम खा के हेल्दी एंड फिट बनते हैं। इसीलिए अब अगर हम खाने की बात करेंगे तो हमारा सबसे पहला ध्यान आना चाहिए सॉइल के ऊपर, जो ये सारा काम प्रोसेस करने में एक प्लांट की बहुत बहुत हेल्प करती है। तो आइए इसके साथ हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या है सॉइल की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस की बात करें, वी टॉक अबाउट वी गेट आवर फूड फ्रॉम द सॉइल। सो फूड के साथ साथ ग्राउंड वाटर का रिचार्ज होना इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब भी हम इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करते हैं। ये कैसे हो रहा है वो हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल में, जहां आपको पता चलेगा कि किस तरह से सॉइल की हेल्प से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। बट एज ऑफ नाउ आपको ये याद पढ़ना पड़ेगा कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी हमें इंटर्न सॉइल से मिलता है। Then we talk about habitat. Soil provides shelter to many organisms and humans in a way वो उनका एक habitat सर्व करता है। तो कितने सारे organisms हैं, आप कभी भी गार्डनिंग करते हैं और अगर आप उसको सॉइल को टर्न करते हैं अपसाइड डाउन, तो आप देखते हैं बहुत सारे इंसेक्ट्स निकल रहे हैं, कई बार अर्थवर्म्स भी होते हैं, क्योंकि ये सारे जो हैं वो सॉइल उनको शेल्टर देती है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट मिनरल्स की। जैसा मैं अभी बता रही थी आपको कि सॉइल इज अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ मिनरल्स आर आल्सो फाउंड, राइट। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी हमने देखा था, सारा न्यूट्रिशन जो है फूड के अंदर जाता है, सीड के अंदर जाता है थ्रू सॉइल, और ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए सॉइल को प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट होता है इन केस सॉइल डेफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब प्लांट ग्रो करेंगे, उसमें जब आप खाना उसमें उगाओगे, तो वो सारा जो न्यूट्रिशन है वो सॉइल में से भी तो धीरे धीरे डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। जिसके लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, ये समझना जरूरी है कि कौन सा न्यूट्रिशन उसमें फिनिश हो रहा है, उसको हम दोबारा से उसमें फिल करते हैं, उसको देते हैं, ताकि वो दोबारा से परफेक्ट बन सके। Then we have soil provides nutrients to the plants also. Because of these minerals only, जैसा मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बट यस ये सारे पॉइंट्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर मिनरल्स होंगे तो ही सारा न्यूट्रिशन जो है पूरे प्लांट में थ्रू सॉइल जाएगा। इट ऑल्सो एंकर्स द होल प्लांट, रूट्स जो उस सॉइल में उगते हैं, राइट, तो वो उसके लिए भी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज रूट्स प्लांट खड़ा होता है। तो सॉइल प्लांट को एंकर करने में भी, अपहोल्ड टाइट करने में भी बहुत बहुत हेल्प करती है। तो इन सारे फीचर से आपको पता चलता है कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी बात बहुत ही रेयरली करी जाती है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ इज सॉइल फॉर्म्ड। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सॉइल तो जाके हम गार्डन से ले आएंगे, बाजार से ले आएंगे, या ठीक है, लेकिन ऐसा वहां पे भी तो कहीं से सॉइल आएगी, और सॉइल बनती कैसी है ये किसी को नहीं मालूम।
So the term which answers how is soil formed is called weathering. So weathering is the process जिसमें big rocks, they start breaking down into small pieces, और ये तब तक होता रहता है जब तक वो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स की तरह नहीं टूट जाता. इस प्रोसेस को हम वेदरिंग बोलते हैं और इसी प्रोसेस से सॉइल फॉर्म होती है. लेकिन क्वेश्चन ये आता है, इतने बड़े बड़े पत्थर, इतने बड़े बड़े पहाड़, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे टूटते रहते हैं? क्या कोई बैठ के उनको तोड़ रहा है? या आप बहुत सारे माउंटेन रीजन्स में घूमने जाते हो, आप शिमला जाते हो, हिल स्टेशन जाते हो, और आपने बहुत जगहों पे लैंडस्लाइड्स के बारे में भी सुना है. एंड अगर आप जैसी जगहों पे घूमते हो तो आप जब भी ट्रैवल करते हो, हैवंट यू नोटिस कि एक साइड पे हमेशा बहुत बड़े बड़े चट्टान, पहाड़ जो है, जो रास्ता है वो उसी तरह से बना हुआ है. और जब आप ऊपर देखते हो तो यू गेट स्कैर्ड कि हो सकता है इसमें से कोई भी पत्थर आके नीचे गिर जाए. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड. ऐसे ही लैंडस्लाइड्स होती हैं, इट्स अ नेचर्स कॉल. पर ऐसा क्यों होता है? क्यों ये बड़े बड़े पत्थर जो हैं ऑल ऑफ अ सडन स्लिप हो जाते हैं? और जब ऑब्वियसली वो स्लिप होके नीचे गिरेंगे तो वो टूट जाएंगे. यस, सो आई टेल यू, उसके पीछे कारण होता है नेचुरल फैक्टर्स जैसे विंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटर और प्लांट्स का होना. बट ये सारे कैसे रिलेटेड हैं ये बड़े बड़े पीसेस को एक फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम वन बाय वन देखेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी वाटर की हेल्प से किस तरह से बड़े बड़े जो रॉक्स हैं वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो जब आप ये पिक्चर देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है? ये एक बहुत बड़ा पीस ऑफ रॉक है, राइट? तो जब बीचेस के पास आपने कभी भी देखा होगा, पानी के साइड्स में हमेशा बहुत बड़े बड़े रॉक पीसेस होते हैं जहां मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बैठ के फोटो शूट्स कराते हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली जस्ट इमेजिन, सूरज रोज आ रहा है, हवा पानी रोज आ रहा है, और पानी में तो वो वैसे ही है. जब वो पानी इस रॉक पे आके स्मैश करता है तो कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे क्रैक्स आ जाते हैं, जिन क्रैक्स के अंदर ये पानी फिल होना शुरू हो जाता है, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, राइट? इन क्रैक्स में जब ये थोड़ा थोड़ा पानी फिल होता है तो धीरे धीरे सीजन चेंज के हिसाब से ये पानी जो होगा वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आपकी समर्स विंटर्स होगा तो ये पानी फ्रीज हो जाएगा, और जब समर्स होंगी तो यही वाटर एक्सपैंड हो जाता है, जिसकी वजह से रॉक्स पे प्रेशर आता है और एज अ रिजल्ट इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग. अब एक बड़े चट्टान के 3 छोटे टुकड़े हुए जो हमें दिख रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे और भी छोटे छोटे पीसेस होंगे, और अगेन ये प्रोसेस रिपीट होगा. फिर इस पीस में इंडिपेंडेंटली थोड़े से क्रैक्स आएंगे जहां पे वाटर फिल होगा, फिर पहले क्या होगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर होगा, फिर एक्सपेंशन होगी जिसकी वजह से इसके भी और पीसेस हो जाएंगे. सो दिस स्टेप्स कीप्स ऑन रिपीटिंग जब तक ये सारे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट ना हो जाए. So this is how water helps in breaking these big rocks into fine particles which are called soil. आप देख सकते हैं, this is what usually हम देखते हैं. तो आप खुद सोचो, ये पानी रोज ऐसे पत्थरों पे स्मैश करके निकल रहा है, आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े पत्थर जैसे कि ये हैं, कुछ टूट टूट कर with water बहते रहते हैं and finally convert into soil. I hope this point is very clear to you. Next I'll talk about climate change. क्लाइमेट बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन सब चीजों में रोल प्ले करता है. जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि जब इन बड़े रॉक्स के अंदर पानी फिल हो जाता है क्रैक्स एंड क्रीविसेस में, तो समर सीजन में एक्सपेंशन होती है, हम सब जानते हैं. तो जब भी ये वाटर, अगर हम वाटर की बात करें, और सीजन की बात भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर के पास जो होंगे ड्यू टू द समर सीजन, क्योंकि वो हमारा वहां का क्लाइमेट है, तो इस समर सीजन में बिकॉज ऑफ द सनलाइट व्हाट विल हैपन, जो भी वाटर वहां था वो सारा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा और इन रॉक्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा. उसी तरह से जब रेनी सीजन और विंटर सीजन होता है, बिकॉज ऑफ द फॉल, वही बात है कि वो जो भी वाटर उसके अंदर इकट्ठा हुआ होगा, इस टाइम पे वो एक्सपैंड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो फ्रीज हो जाएगा, राइट? एंड जब वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करते हैं प्रेशर की वजह से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और वो किस लिए? क्योंकि सीजन चेंज हो रहे हैं, तो रॉक्स में क्रैक आना शुरू हो जाता है, जो अचानक से
वो कहीं पे भी गिर जाते हैं। एंड बहुत बार आपने देखा होगा बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि ये किसी को मालूम थोड़ी है कि किसी बड़े रॉक के अंदर एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इट्स जस्ट दैट एक्सीडेंटली जिसकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा देखना लिखा है उनके साथ हो जाता है, बिकॉज इट्स अगेन नेचर्स कॉल। कितना टाइम लगेगा, कैसे होगा, दैट्स अननोन। डिपेंड करता है कौन से रॉक पे कितना इफेक्ट आ रहा है इस चीज का। देन वी आर टॉकिंग अबाउट विंड। अब जब आप वाटर का अंदाजा लगा सकते हो, सीजन चेंज का अंदाजा लगा सकते हो, विंड भी उसी का एक पार्ट है, क्योंकि क्लाइमेट में विंड भी एक रोल प्ले करता है। विंड का प्रेशर इतना तेज होता है कि अगेन जब बहुत तेज तूफान आता है, आपने देखा कितना कुछ गिर जाता है, जब पेड़ पौधे घर बिल्डिंग सब टूट जाती हैं, तो फिर रॉक क्या चीज है, राइट। सिमिलरली रॉक के प्रेशर से, विंड के प्रेशर से जो रॉक्स हैं अगेन वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास सॉइल के फाइन पार्टिकल्स आ जाते हैं एट द एंड। देन अमेजिंग थिंग इज वेदरिंग ड्यू टू प्लांट्स, राइट। अब आप सोचोगे कि बाकी सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना मैम समझाना चाह रही हैं, यहाँ कुछ समझ आए यहाँ आए मुझे नहीं लगता, लेकिन यहाँ देख के आप बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि माउंटेन्स में जहाँ बहुत सारे पहाड़ होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा उनमें बहुत सारे ना छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपका पीस ऑफ रॉक है, आप बहुत बार देखते हो, क्योंकि आपको अंदर से तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको ऊपर से ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, जिनके रूट्स इस तरह से रॉक के अंदर होते हैं। अब आप खुद सोचो, जब ये प्लांट ग्रो करेगा, क्योंकि उसे सनलाइट मिल रही है, उसे वाटर मिल रहा है, उसे विंड मिल रही है, उसे जितनी चीजें चाहिए नेचर प्रोवाइड कर रहा है। जब इस प्लांट को ग्रो करना होगा, उसे फैलने के लिए जगह चाहिए होगी, राइट। तो जब इसको जगह चाहिए होगी इन रूट्स को फैलने के लिए, वो प्रेशर लगाएगा और ये जो रॉक्स हैं वो अपार्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बड़ा लोफ छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जगह चाहिए और उस प्रेशर से ये रॉक टूट जाएगा। दिस इज अगेन एन इफेक्ट ऑफ वेदरिंग जो प्लांट्स की ग्रोथ से होता है। अब आप इन पिक्चर्स से रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बड़े बड़े रॉक्स हैं जिनमें से ये ग्रो कर रहे हैं और रूट्स नीचे हैं। ऑलराइट, तो ये था वेदरिंग और उसके जो कॉजेज हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो फैक्टर्स हैं जो वेदरिंग को अफेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि किस तरह से हमारे पास सॉइल आ गई, फाइन पार्टिकल्स आ गए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस सॉइल के स्ट्रक्चर को पढ़ना। क्या देखने में मिट्टी एक जैसी लगती है, तो ऊपर से नीचे तक क्या मिट्टी सारी एक जैसी है, उसमें क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पीपल who are doing gardening, who love growing plants, उनको ये चीज की समझ बहुत होगी। पर ये करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगी करने के लिए, ताकि जब आप इस स्लाइड को समझो ना, अपने सामने वो एक्टिविटी रखना और फिर पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो क्विकली रन, और क्या करोगे आप, अपने घर में आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन यहाँ पे गलती ये नहीं कर रही, आप सारी मिट्टी प्लांट से नहीं लोगे जो आप घर में उगाते हो, राइट। वो मैं बताऊंगी क्यों। आप जगह जगह से, डिफरेंट जगहों से, अपने प्लेग्राउंड से, अपने पार्क से, वहां से जाके और कोशिश करना कि आप जमीन को थोड़ा नीचे से गूंद के, मिट्टी जो है वो ऊपर ऊपर से नहीं नीचे से भी निकालो, उस सारी मिट्टी को मिक्स करो, एक ग्लास में डालो, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से मिला दो और उसको ओवरनाइट रख दो, ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड। ये नहीं कि हर एक घंटे बाद चम्मच जाके हिला दिया, नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट। आपने बस उसको स्टर करना है और उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, ट्रांसपेरेंट ग्लास, ताकि जो भी चेंजेस हो वो आपको क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो जब आप उसको मॉर्निंग में देखोगे ना, आपको स्ट्रक्चर ऐसा नजर आएगा। ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल प्रोफाइल, हम कहते हैं सॉइल प्रोफाइल को उसका है जहां पे हम लेयर्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। तो अब हम डिफाइन करना शुरू करते हैं डिफरेंट हॉरिजन्स ऑफ सॉइल और डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। ये हमारा ए हॉरिजन है, ये हमारा बी हॉरिजन है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, और यहाँ पे हम बातें कर सकते हैं। एंड व्हाट इज ह्यूमस, दैट आई विल टॉक व्हेन आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ए हॉरिजन या टॉप सॉइल। अब मैं आपको सबसे पहली लेयर के बारे में बोल रही हूँ, उसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ए हॉरिजन भी बोलते हैं। जब आप उसके फीचर्स देखोगे तो आप देख सकते हो इस लेयर में हमने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है, राइट। तो ये लेयर जो है बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। This layer gives shelter to many organisms like worms, moles and rodents. That's true.
क्योंकि जब भी जहां पे भी प्लांटिंग होती है हम बहुत बार जब सॉइल को अनफर्ल करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, पानी डालते हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी हमें चलते हुए दिखते हैं क्योंकि वो इस लेयर में ही सर्वाइव कर रहे हैं। Then this layer also provide nutrients to the plants through humus, जो स्लाइड में हम पिछली स्लाइड में हमने ह्यूमस पढ़ा था। अब ह्यूमस क्या है? ह्यूमस जो है इट्स अ मैजिकल कंपोनेंट जो इस लेयर को बहुत फर्टाइल बनाता है, क्योंकि ये बनता है डेड एंड डिकेइंग मैटर से, विच इज बायोडिग्रेडेबल। और बहुत बार ऐसा होता है जो कि आप पिट्स में से यूज भी कर सकते हो। आप घर में जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको पिट में बदल के अगर आप इस लेयर में डालोगे तो वो धीरे धीरे ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? और इसीलिए ये लेयर हमेशा डार्क कलर्ड होती है एंड दिस डार्क कलर कम्स फ्रॉम ह्यूमस। तो ह्यूमस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम सब बना सकते हैं बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। ना भी बना सको, घर में जितना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है आप उसको मिट्टी के अंदर दबा भी सकते हो थोड़े टाइम के लिए और आप देखोगे वो ह्यूमस में कन्वर्ट हो गया है, जो सॉइल के लिए मैजिक वर्क करता है, राइट? सो टॉप लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल लेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर की, जिसको हम बोलते हैं बी हॉरिजन या सबसॉइल, राइट? बी हॉरिजन या सबसॉइल में आते हैं हमारे एक्सटेंडेड रूट्स। ओके, एक्सटेंडेड मतलब जब फर्स्ट लेयर में प्लांट्स ग्रो कर रहे थे तो वहां पे प्लांट ग्रोथ तो थी, रूट्स भी थे, बट आप जैसा कि जानते हैं रूट्स बहुत नीचे तक डीप इन द सॉइल फैलते हैं, तो दिस लेयर विल कैच मोस्ट ऑफ द रूट्स बिलो देम। इसीलिए दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट देन द टॉप सॉइल। एंड दूसरी बात, it has very less amount of humus but it is rich in minerals such as iron and aluminium। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही फर्क है। देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम्स जब 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच लेयर इज द रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और दूसरा क्वेश्चन है विच लेयर इज द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्लीज रिमेंबर द सबसॉइल और द बी हॉरिजन इज रिच इन मिनरल्स नॉट न्यूट्रिएंट्स। व्हाई? बिकॉज जो प्लांट ग्रोथ है वो टॉप लेयर में हो रही है, इस लेयर में रूट्स फॉलो होते हैं जो मिनरल रिच होते हैं, ठीक है? और वो जो हमारी ए लेयर है वो क्यों है रिच इन न्यूट्रिएंट्स? बिकॉज इट हैज ह्यूमस and it is defined as the dark organic matter which is present in the soil formed by the decomposition action of various microorganisms present in the soil. Humus in the soil provides nutrients such as carbon, nitrogen, sulfur, phosphorus to the plants. That's why top layer is the richest source of nutrients, but horizon B is rich in minerals. ठीक है बेटा? And when I talk about the color variation, this layer is a little lighter क्योंकि इसमें humus नहीं होता। Now let's talk about C horizon। ये और भी सिंपल है, हम ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं और आप अपनी आईज इमेजिन क्लोज करके इमेजिन भी कर सकते हो और अगर आपने एक्टिविटी की है तो आप उसमें भी बहुत ध्यान से देखोगे। अब हम रूट की लेयर से भी नीचे आ गए हैं जहां पर थोड़ी थोड़ी वेदरिंग होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स आना शुरू हो गए हैं और ये बहुत बार होता है जब कभी भी आपने स्पेड से, अगर एज अगेन रिपीट आप गार्डनिंग में शौक रखते हो या आपने कभी ऐसा कुछ किया है, तो जब भी आप स्पेड को थोड़ा सा और नीचे करते हो तो पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। सो दिस लेयर हैज नेग्लिजिबल ह्यूमस और मिनरल्स, ना के बराबर होता है क्योंकि यहाँ पे हमें कोई ग्रोथ नहीं करनी, इट्स जस्ट लैगिंग। दिस लेयर कंप्राइजेस पार्शियली वेदर्ड रॉक्स विद क्रैक्स, जो मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? तो ये फीचर्स हैं इस लेयर के, नथिंग टू ग्रो हियर। और उसके बाद आती है हमारी फोर्थ लेयर जिसको हम बेड रॉक बोलते हैं, जहां से सॉइल प्रोफाइल की फ्रॉम द बॉटम शुरुआत होती है क्योंकि इस लेयर में फुल्ली लार्ज हार्ड रॉक्स हैं विदाउट एनी गैप्स। तो यहाँ पे तो पहली बात पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप कुछ भी ग्रो कर सको। सो इट इज द पेरेंट मटीरियल फ्रॉम विच द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फॉर्म्स द सॉइल, राइट? आप देख सकते हो इसको पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, पेरेंट बेड रॉक भी बोलते हैं। और कभी कभी जब हम गार्डनिंग भी कर रहे होते हैं और आप स्पेड, जैसा मैंने बोला, जितना डीप 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 आप जाते रहोगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे आपका स्पेड चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे पेरेंट रॉक लेयर आ जाती है। और अब मैं जाती हूँ पहली बात पे जो मैंने आपको बोला था कि सॉइल जब आप कलेक्ट करोगे एक्टिविटी के लिए तो आप अलग अलग रीजन से करना, पॉटेड प्लांट्स में से मत लेना। क्योंकि अगर आप सॉइल सिर्फ पॉटेड प्लांट से लेते तो क्या होता, बताओ क्या होता? सिर्फ
फर्स्ट लेयर आती, क्योंकि वो एक पॉटेड प्लांट है, उसमें सिर्फ फर्स्ट लेयर आती। आपको कभी भी डिवीजन इस तरह से नजर नहीं आती जैसा कि सॉइल प्रोफाइल होता है, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप पॉटेड प्लांट से इकट्ठी करते हो आपके पास सिर्फ ये वाली लेयर ऑफ सॉइल आएगी, राइट। इसीलिए मैंने बार बार इस चीज पे फोकस किया है कि जब भी आप सॉइल कलेक्ट करते हो तो आपको डिफरेंट लेयर्स में से सॉइल निकालने की जरूरत होती है। ऑलराइट, तो जो आपकी सॉइल प्रोफाइल करने के लिए अगर आप कभी भी इच्छुक हैं तो आपको पहली बात तो अलग अलग रीजन से लेना है और सॉइल नीचे तक लेना है, ताकि आपके पास ये सारी लेयर्स आपकी ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाई दे। ऑलराइट, ओके। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में। तो बच्चों आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पेपर में जब वर्ड्स आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, लेयर्स ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, तो आपका आंसर उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए जो उस रेलेवेंस उस टेक्स्ट के रेलेवेंस में हो। जैसे कि हम पर्कुलेशन रेट की बात करते हैं विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। अब पर्कुलेशन रेट क्या है? The rate at which water moves through porous medium such as soil. And how do we represent it? It is equal to the amount of water percolated in milliliters divided by the percolation time in minutes. इससे हमारे पास आता है percolation rate which is represented milliliters per minute. अब ये क्या होता है? हम सब सॉइल को वाटर करते हैं, नहीं भी करते होगे तो कभी देखा होगा। तो सबसे पहली चीज जब आप सॉइल को वाटर करते हो तो क्या होता है? बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट, राइट। बबल्स क्यों आते हैं बाहर? क्योंकि सॉइल ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी सॉइल पोरस है, राइट। तो जब पानी धीरे धीरे सॉइल की अलग लेयर्स में जाना शुरू होता है, सॉइल के अपने पार्टिकल्स होते हैं, डिपेंड करता है उनके बीच में कितना स्पेस है और उस हिसाब से डिपेंड करता है कितना टाइम लगेगा उस सॉइल को पर्कुलेट होने में। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल विल हैव डिफरेंट पर्कुलेशन रेट, जो हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में बताएंगे तो सबकी पर्कुलेशन रेट जो होगी वो आपको तब समझ आएगी, क्योंकि उन सब में आप पढ़ोगे कि उनका पार्टिकल साइज क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो है वाटर एब्जॉर्प्शन। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी, दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ओके, तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है? द स्मॉलर द पार्टिकल साइज द मोर वाटर इट कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड। Soil with a large particle size allows water to pass through very easily. अब how are you representing it? Initial volume of water minus final volume of water divided by the weight of the soil into 100, क्योंकि आप परसेंटेज में represent कर रहे हो। अब मैं बहुत सिंपल आपको समझाती हूँ जो आपने यहाँ पढ़ा, ठीक है। आपके पास दो सिचुएशंस हैं, एक बहुत ही भीड़ वाली जगह है और एक बहुत फ्री रोड है, और मैं आपको उन दोनों में से पास करने के लिए बोलती हूँ। तो आपको उन दोनों सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन में आप बहुत इजीली पास कर जाओगे? क्राउडेड में या फ्री रोड में? फ्री रोड में। क्यों? क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत था। यही लॉजिक हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में लगाते हैं। अगर हमें सॉइल के पार्टिकल्स के बीच का साइज पता है तो हम उसका वाटर एब्जॉर्प्शन रेट बहुत इजीली बता सकते हैं। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस इनफ है, ज्यादा है, तो क्या होगा? वाटर बहुत इजीली फ्लो करेगा। लेकिन अगर पार्टिकल्स का जो साइज है, जो स्पेस है बीच का, वो बहुत कम है, तो वाटर विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू मूव, जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन रेट सबका अलग होता है, राइट। सो ये सेकेंड प्रॉपर्टी थी जो अगेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए डिफरेंशिएट रहती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ पॉइंट which we usually don't know, ठीक है। हमारे लिए मिट्टी बहुत सूख गई है, और स्पेशली जैसे सीजन चेंज होता है, गर्मियां आती हैं, आप दो बार प्लांट्स को वाटर करते हो, ठीक है। तो हमें चाहे ऊपर से दिखता है कि मिट्टी बहुत ड्राई है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, जो सॉइल होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर हमेशा रहता है। और अगर वो मुझे प्रूव करना हो तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, आप एक सैंपल ऑफ सॉइल लो, उसको टेस्ट ट्यूब में डालो, आपको कुछ वाटर नहीं ऐड करना, जस्ट टेक दैट जो आपके हिसाब से बिल्कुल ड्राई है, आप उसको टेस्ट ट्यूब में डालो और थोड़ा सा फ्लेम दो,
और थोड़ी देर में आपको क्या दिखेगी, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर साइड। वो इसलिए होगा, इससे ये प्रूव होता है कि जो सॉइल आपके हिसाब से ड्राई थी, जब आपने उसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड किया तो आप देखोगे मॉइस्चर निकलना शुरू हो गया है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये आप बहुत बार ड्राई एंड्स में देखते हो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे सूखा है, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि कई बार उनमें से भी प्लांट्स फ्लरिश करना शुरू कर देते हैं। और इससे एज वी से कि वो जो कंडीशन टफ हो जाती हैं, पानी कम जरूर है लेकिन खत्म नहीं हुआ, सो वो टफ कंडीशंस में भी एक प्लांट सर्वाइव करता है बिकॉज सम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द सॉइल। सो नेवर थिंक दैट इफ यू सी दैट द लेयर ऑफ सॉइल इज वेरी ड्राई, पानी खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर से शायद आपको ऐसा दिखे, बट जैसे जैसे यू गो डीप डाउन द लेयर्स ऑफ सॉइल मे बी लिटिल बिट मॉइस्चर इज प्रेजेंट। रूट्स तब तक कंप्लीटली ड्राई नहीं होते जब तक नीचे तक ये लेयर्स का जो वाटर मॉइस्चर कंटेंट है वो बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता, राइट और रूट्स भी अपने आप को इसीलिए फैलाते हैं ताकि हर कॉर्नर से वो वाटर को लेके थोड़े थोड़े वाटर के साथ सर्वाइव कर सके। जैसे कि आप विंटर्स में करते हो, आप विंटर्स में प्लांट्स को आई थिंक एक एक दिन छोड़कर भी वाटर करते हो, क्योंकि चाहे आप उसको रोज वाटर नहीं कर रहे हो, बट जो नीचे की लेयर्स हैं जहाँ रूट सर्वाइव कर रहे हैं वहां पे बहुत सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब स्टिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स along with their properties। तो यहाँ पे जो हमने अभी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, हम उनको डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जो मैं आपको बार बार बोल रही थी, क्योंकि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होंगी, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी अलग अलग होंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर पार्टिकल नेचर। सो फर्स्ट इज द क्लेई सॉइल जो आप देख सकते हैं, देन यू हैव लोमी सॉइल एंड देन यू हैव सैंडी सॉइल। ठीक है, तो क्ले सॉइल के अगर हम फीचर्स की बात करें, क्ले दिमाग में क्या आता है, क्ले आप सब ने कभी ना कभी यूज किया है। तो अगर मैं ये ना भी पढ़ूं, आपको मालूम है क्ले से हम क्या बनाते हैं, पॉट्स बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं। इसका मतलब वहां पे कंबाइनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, और उसके साथ साथ वो वाटर भी बहुत अच्छे से होल्ड करता है, क्योंकि उसी की वजह से आप उसको ज्वाइन करके चीजें बनाते हो, पॉटरी में यूज करते हो, राइट। तो यहां से पता चलता है कि अगर उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसका मतलब क्या है, उनका जो साइज है वो बहुत ही स्मॉल है, और जो स्पेस है उनके बीच में वो भी बहुत कम है, तभी वाटर बहुत देर तक होल्डेड रहता है। जैसा मैं आपको वाटर एब्जॉर्प्शन में समझा रही थी, पार्टिकल साइज भी छोटा है और बीच का स्पेस भी कम है, तो जब पानी आप उसमें ऐसी जगह पे डालने की कोशिश करोगे तो वो काफी देर तक उसके बीच में रहेगा और उसको होल्ड करके रखेगा, राइट। तो ये क्ले सॉइल की प्रॉपर्टीज है। जब हम बात करते हैं लोमी सॉइल, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोमी सॉइल 3 टाइप्स की सॉइल से बनती है, सैंडी सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये 3 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं जो मिलके लोमी सॉइल बनाती है, इसीलिए लोमी सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, और सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स लोमी सॉइल में ही सूट करते हैं, क्योंकि इसके फीचर्स की वजह से बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो कंफर्टेबली इसमें ग्रो करती हैं। अब इसके फीचर्स क्या है, इंटरमीडिएट, साइज भी इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में, और मॉडरेट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, जिसकी वजह से कुछ भी एक्सट्रीम में नहीं है, और ये बहुत सारे प्लांट्स को सपोर्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सैंडी सॉइल। अब सैंडी सॉइल भी आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, बीचेस पे देखी होगी, डेजर्ट रीजन में देखी होगी। डेजर्ट रीजन के नाम से आपको हिंट आता है, वो बहुत स्लोई नेचर की होती है ना, ऐसे हाथ से फिसलती हुई जाती है। सो इससे आपको क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब साइज लार्ज होगा जैसा मैं बता रही थी, और जो स्पेस होगी वो भी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पानी बीच में रहेगा ही नहीं, वो स्लिप आउट हो जाएगा, और इसी वजह से उसका नेचर भी बहुत स्लोई होता है। एंड बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज वेरी रेयरली कुछ सैंडी सॉइल में ग्रो करता है, राइट, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निल है। ठीक है, सो आई थिंक जब भी हमें प्रॉपर्टीज को कंबाइन करना होता है विद द टाइप ऑफ सॉइल, दिस इज द बेस्ट वे। आप टैबुलेट करो, आप हर पॉइंट को कंपेयर करो, और एग्जाम में भी जब आपसे सॉइल्स के बीच में डिफरेंशिएट करने को बोला जाता है, आपको हमेशा प्रॉपर्टीज यूज करनी चाहिए उनको डिफरेंशिएट करने की बजाय, ना कि कलर्स को, राइट। इस डिफरेंशिएशन का एक और लास्ट पार्ट है नेम ऑफ प्लांट्स जो इनमें ग्रो करते हैं। जैसा मैंने बताया क्ले सॉइल के बारे में कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, तभी वो बाइंड अच्छे से हो जाती है, तभी आप उसको पॉटरी में यूज करते हो। और कौन से प्लांट्स आप उनमें ग्रो कर सकते हो, पैडी। अब मैंने पैडी का नाम क्यों लिया, पैडी बोलते हैं चावल को,
अब चावल की एक बहुत यूनिक फीचर है, किसी भी प्लांट को अगर हम जरूरत से ज्यादा वाटर देते हैं तो क्या होता है, वो प्लांट ब्रीथ नहीं कर पाता और डाई हो जाता है। लेकिन पैडी को हमेशा स्टैंडिंग वाटर चाहिए, वाटर लॉक जगहों पे ये ग्रो करता है, तो इसीलिए क्लेई सॉइल इसके लिए बेस्ट है। सेकेंड प्लांट इज वीट, आप वीट भी ग्रो कर सकते हो, राइट। अब हम बात कर रहे हैं सैंडी सॉइल की। जैसा मैंने बताया, अपने फीचर्स की वजह से सैंडी सॉइल में रेयरली कुछ ग्रो करता है। वो जो भी होगा आप नेम के हिसाब से देख सकते हैं, या तो वो बीच के एरिया के पास होगा क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी वहां पे होती है, एंड लाइक कोकोनट, मेलन, कैक्टस, या तो वो डेजर्ट ओरिजिन का होगा या ऑब्वियसली वो बीच ओरिजिन का होगा जहां से उसको वाटर मिल रहा है। और अगर वाटर नहीं मिल रहा तो वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में ग्रो करता है जहां पे सैंड होती है, जो एक डेजर्ट है, राइट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट लोमी सॉइल। आप देख सकते हैं कितनी सारी वेराइटीज है जो यहाँ ग्रो करती हैं, पर एक बहुत ऐसी चीज है जो मैं आपको यहाँ ऑब्जर्व कराना चाहती हूँ, वीट। आपने देखा वीट यहाँ पे भी ग्रो कर रहा था और वीट यहाँ पे भी ग्रो कर रहा है, यस। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। कई बार कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्ले में भी उतना ही अच्छा ग्रो करते हैं जितना अच्छा वो लोमी में करेंगे, तो यहाँ पे ये एक बेनिफिट है, आप एक ही क्रॉप को रिपीट कर सकते हो। बट यस, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उसी कुछ ही वेराइटीज को सूट करता है जो दोनों टाइप्स ऑफ सॉइल के नेचर में सरवाइव कर सकती हैं। एंड अदर एग्जांपल्स हैं ग्राम, जूट, शुगरकेन, वेजिटेबल्स, लेंटिल्स, पल्सेस, कॉटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, ताकि आप कुछ अपने माइंड में रखो। और आप हमेशा ये चीजें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ये सारी चीजें जो आप रेगुलरली खाते हो, है ना। तो लोमी सॉइल इसीलिए द मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, द मोस्ट बेनिफिटेड सॉइल है फॉर अस, बिकॉज ये बहुत वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, so children, I hope everything is clear to you in the chapter soil. And again I repeat, जितनी भी properties, structures, soil profile, importance आपने पढ़ा है, आप उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और ये फंडास जो हम आज पढ़ रहे हैं वो अपनी रियल लाइफ में भी अप्लाई करेंगे। ओके, till then, bye bye.